सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वरना उसके स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघात्मक व्यवस्था क्या है? संघात्मक व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में कर दिया जाता है। यानी कि ये दो प्रकार की सरकारें कौन सी हैं? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य हो जाता है। जिस शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है, उस शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक विशाल राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने भारत में संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी कुछ लक्षणों को अपनाया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में न तो पूर्ण रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था है और न ही एकात्मक शासन व्यवस्था है। जब मैंने आपको संघात्मक व्यवस्था का अर्थ बताया था, तो संघात्मक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाना। और इसके नितांत विपरीत एकात्मक शासन से अभिप्राय है कि समस्त शक्तियों का केंद्र के पास होना, अर्थात केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्यों के पास या तो शक्तियां होती नहीं या फिर नाम मात्र की होती हैं। लेकिन जब हम भारत के संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। भारतीय संविधान में जहां संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं, वहीं हमें एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं। और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण आता है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है, वहां संविधान सर्वोच्च होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है और शक्तियों का विभाजन होने के कारण इस बात का भय रहता है कि किसी एक पक्ष के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर दिया जाए। इस कारण से संविधान को सर्वोच्च रखा जाता है कि यदि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, संघात्मक व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो संविधान है वो उन्हें अपनी शक्तियों के दायरे में रहने के लिए बाध्य करता है। तो जिन देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पर पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था है, तो वहां संविधान की सर्वोच्चता है।
तो भारत में भी यह संघात्मक व्यवस्था के इस विशेषता को अपनाया गया है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। सेकंड और महत्वपूर्ण विशेषता आती है संघात्मक व्यवस्था की शक्तियों का विभाजन। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया जाता है और भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। अब ये शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? जो संघ सूची है उसमें 99 विषय रखे गए हैं और इन 99 विषयों पर कानून बनाने का, शासन करने का एकाधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है, जिनके ये 61 लिखा हुआ है, जिन पर शासन करने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 है, जिन पर संघ तथा राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी तरह से तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो संघात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है वो है लिखित और कठोर संविधान का होना। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से यह कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और कठोर संविधान भी है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें साधारण बहुमत से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के आधार पर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लिखित और कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट विशेषता आती है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के अनुकूल न हो। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संसद है उसका उच्च सदन है वो राज्यों का सदन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को अपनाया गया है, लेकिन साथ ही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में जो केंद्र है वो थोड़ा कमजोर रहता है, क्योंकि भारत ने अभी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र हो, शक्तिशाली सरकार हो। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा कुछ ऐसी विशेषताओं को अपनाया गया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखिए, हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किया गया है, लेकिन जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों को केंद्र सरकार के पास रखा गया है और इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची में जो शक्तियां हैं उनके बारे में भी अंतिम शक्ति केंद्र को ही प्राप्त है। इसी तरह एकात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है एकहरी नागरिकता। देखिए, भारत में
शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के पास है। लेकिन जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघात्मक राज्यों की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। जो भारत के नागरिक हैं वो केवल भारत के नागरिक हैं, वो राज्यों के नागरिक नहीं हैं। तो ये जो इकहरी नागरिकता की जो विशेषता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की ही एक प्रमुख विशेषता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है उन देशों में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक संविधान होते हैं। लेकिन भारत में भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। लेकिन भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों की तरह पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है। यानी कि भारत में राज्यों का संविधान नहीं है, भारत में केवल एक ही संविधान है जिसकी पालना समस्त भारतीय नागरिकों के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट विशेषता आती है एकीकृत न्याय व्यवस्था। देखिए, जिन देशों में संघीय प्रणाली होती है उसमें संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अब भारत में भी हम कह सकते हैं कि राज्यों के अपने न्यायालय हैं, केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल एक है। राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो संसद है वो राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ है। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में कमी या वृद्धि करने का अधिकार है। राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नवीन राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट और एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि जब भारत में आपातकालीन शक्तियां लागू कर दी जाती हैं या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां लागू होती हैं तो भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू करने का अधिकार है। जो अनुच्छेद 352 है उसमें संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों पर और 360 में राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है। और जब किसी भी तरह की आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय समस्त शक्तियां राष्ट्रपति या हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह देखने को मिलती है कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो उनमें एकीकृत व्यवस्था की गई है। देखिए, संघ राज्यों में दोहरा कानून होता है, दोहरी न्यायिक व्यवस्था है, दोहरी उच्च नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र
का प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संघ के इकाई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, यद्यपि उसमें संघात्मक व्यवस्था की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। जहां तक हम बात करते हैं कि जो संसद का उच्च सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा, लेकिन जो राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की स्थिति बड़ी कमजोर है। संविधान के द्वारा वित्तीय दृष्टि से जो केंद्रीय सरकारें हैं उनको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य सरकारें उनके ऊपर डिपेंड हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।